नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 बाल विकास का। आज हम टेस्ट पेपर देखने वाले हैं 14 मई 2025। तो दोस्तों, अब आप लोग का रियल एग्जाम होने वाला है, उससे पहले ये सब प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आज आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है बाल विकास की। अगर आज आपने 25 प्लस नंबर स्कोर कर लिया तो यकीन मानिएगा कि आपके बाल विकास के पेपर में बैक नहीं लगने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर भी आपको बताएंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो ऐसे चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आएगा कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। शारीरिक विकास करना है कि बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन करना है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना, बच्चों की समस्याओं का समाधान करना। क्या लगता है आपको, क्या सही आंसर होना चाहिए? तो जो बच्चे सोच रहे हैं जन्म से किशोरावस्था तक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 नंबर अपने आप को दीजिए, आगे बढ़िए। बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? शिक्षकों को बच्चों को डांटने में मदद करने के लिए, कि माता पिता को बच्चों पर नियंत्रण रखने के लिए, कि बच्चों की वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को समझना, कि बच्चों को स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। क्या लगता है आपको? देखिए दोस्तों, जहाँ पर वृद्धि और विकास ये सारी बातें होने लगे, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये विकल्प आपका सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या शामिल करता है? केवल शारीरिक, संज्ञानात्मक, देखिए केवल वाले तो हट ही जाते हैं, तो ग विकल्प के साथ चलिए, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास के बारे में कही गई है। 3 नंबर, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर दोस्तों बनता है बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। अब शैशवावस्था की समयावधि क्या मानी जाती है? ये समझ लीजिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, ये पहला विकल्प आपका करेक्ट है, 1 नंबर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था से संबंधित है? तीव्र शारीरिक वृद्धि, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास, समूह खेलों में रुचि या यौन परिपक्वता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। समूह खेलों में रुचि। अगर आपने ये सोचा, 1 नंबर दीजिए अपने आप को, आगे बढ़िए। किशोरावस्था में होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास परिवर्तन क्या है? भाषा कौशल का तीव्र विकास होता है, कि सामाजिक संबंधों का महत्व कम होना, पहचान संकट और आत्म खोज, शारीरिक विकास की गति धीमी होना। बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों, पहचान संकट और आत्म खोज। 1 नंबर अपने आप को दीजिए, यहाँ पर भी नंबर दे दे, चलिए नंबरिंग करते रहिए ना। फिर विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, ये चैप्टर आता है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं? बताइए। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक की औपचारिक। तो सही आंसर होगा दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इंद्रिय अनुभव के माध्यम से सीखना, तार्किक सोच की शुरुआत की, अमूर्त समस्याओं को हल करने की क्षमता की सहज क्रियाएं। क्या लगता है? सही आंसर होगा दोस्तों, तार्किक सोच की शुरुआत। अगला क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सही से पढ़ेंगे देखिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही होता है कि खाली पासिंग नंबर आएगा। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सोचने की गति धीमी हो जाती नहीं, केवल ठोस वस्तुओं के बारे में सोच पाते नहीं, अमूर्त अवधारणाओं और संभावित परिणामों पर विचार करने की क्षमता विकसित होती है। एकदम सही बात। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है, ये चैप्टर में। शैशवावस्था में सामाजिक विकास की प्राथमिक आधार क्या है? बताइए। साथियों के साथ खेलना, कि माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ संबंध, स्कूल जाना, किताबें पढ़ना। तो भाई माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ संबंध मत। बाल्यावस्था में बच्चे सामाजिक रूप से कैसे विकसित होते हैं? अब आपको ये बताना है। वे अकेले खेलना पसंद करते हैं, कि वे नियमों और सहयोग के महत्व को समझने लगते हैं। ये सही आंसर लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? लेकिन इसमें नंबर भी अपने आप को दीजिए पहले आप लोग। देखिए हम नंबरिंग भूल जाते हैं और आप लोग भी देते नहीं, फिर बाद में कहते हैं सर हमें पता नहीं चला कितने नंबर है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
परिवार का महत्व बढ़ना, कि साथियों के समूह का प्रभाव बढ़ना, सामाजिक अलगाव की इच्छा, कि बचपन की सामाजिक आदतों को बनाए रखना। तो सही आंसर होगा दोस्तों साथियों के समूह का प्रभाव बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अब सीखेंगे। बच्चों में भाषा की विकास की पहली अवस्था क्या है? बढ़ाना, एक शब्द अवस्था, दो शब्द, या टेलीग्राफिक भाषण। सिंपल सी बात है, बबलिंग करते हैं बच्चे, बढ़ाना। बाल्यावस्था में भाषा विकास किस प्रकार बढ़ता है? शब्दावली कम हो जाती है, व्याकरणिक नियमों की समझ विकसित होती है, कि संवाद करने की क्षमता कम होती है, कि केवल सरल वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों व्याकरणिक नियमों की समझ विकसित होती है। किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषता क्या है? आपको ये बताना है। नए शब्दों को सीखने की क्षमता कम होती है, कि अमूर्त विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर दीजिएगा यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ भी दीजिएगा, 1 नंबर यहाँ भी दीजिएगा, 1 नंबर यहाँ भी दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी आप बाल विकास का पेपर देंगे तो पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, फिर अगले 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले 15 क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, ये देखने वाले हैं। सहसावस्था में सृजनात्मकता किस रूप से प्रकट होती है? अब आपको ये बताना है। ठीक है, जटिल समस्याओं को हल करने में, नई कहानियां लिखने में, कि वस्तु के साथ खेलने और नए तरीके खोजने में। तो सही आंसर यही हो जाएगा हमारा ग विकल्प। 1 नंबर दीजिए। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आपको ये बताना है। बच्चों को केवल निर्धारित कार्यों को करने के लिए कहकर, कि बच्चों को कल्पनाशील खेलने और अपनी रुचियों को व्यक्त करने। बस ये बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर दीजिएगा अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से हो सकता है? आपको ये बताना है। रचनात्मकता गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है, कि विचारों को नए और मौलिक तरीकों से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। ये ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व विकास का विकास अर्थ प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? आपको यहाँ पर ये बताना है। केवल शारीरिक बनावट, की व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में विशिष्ट पैटर्न। ये आपका ख विकल्प सही आंसर होगा। कार्ल जंग के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार दूसरों के साथ जुड़ने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की ओर अधिक उन्मुख होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या अस्थिर। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बहिर्मुखी। 1 नंबर देना अपने आप को। यहाँ पर भी 1 नंबर दीजिएगा, यहाँ पर भी नंबरिंग देखिए आप लोग देते चलिए। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में किन विशेषताओं का मिश्रण होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। केवल अंतर्मुखी, की केवल बहिर्मुखी, की अंतर्मुखी, ये दोनों वाला सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले चैप्टर व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे? व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रक्षेपी तकनीक या प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है? आपको ये बताना। ठीक है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, या रोशिया स्याही धब्बा परीक्षण। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर दीजिए। व्यक्तित्व समायोजन से क्या तात्पर्य होता है? ये आपको बताना है। दूसरों के अनुरूप ढलना होता है, कि अपनी आवश्यकता और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, कि हमेशा खुश रहना, कि सभी परिस्थितियों में सफल होना। बताइए। सही आंसर होगा अपनी आवश्यकता और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। 1 नंबर दीजिए अपने आप को। व्यक्तित्व समायोजन को बेहतर बनाने का एक उपाय क्या हो सकता है? ये आपको बताना है। दूसरों की आलोचना करना, कि अपनी भावनाओं को दबाना, कि आत्म जागरूकता विकसित करना, प्रभावी मुकाबला रणनीति। ये दोस्तों सही आंसर होगा ग विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या है? आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। लोगों के बीच समानताएं, लोगों के बीच शारीरिक अंतर, की लोगों के बीच विशेषता और व्यवहारों में अंतर। ये आपका ग विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता का एक आनुवांशिक कारक क्या हो सकता है? पालन पोषण का तरीका, शिक्षा का स्तर, बुद्धि लब्धि, या सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों बुद्धि लब्धि। 1 नंबर देना। कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझना शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, छात्राओं को लेबल करने के लिए, कि सभी छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीतियां तैयार करने के लिए। बस ये सही आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। अब ये चैप्टर है, कल्पना क्या होती है? आपको यहाँ पर ये बताना है।
वास्तविक दुनिया को हूबहू दोहराना की नई छवियों, विचारों और संभावनाओं को मानसिक रूप से बनाने की क्षमता करना। बिल्कुल सही आंसर ये है। 1 नंबर दीजिए अपने आप को, यहाँ पर भी नंबरिंग देखिए देते चलिएगा। बच्चों में चिंतन कौशल का विकास किस प्रकार होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, यह जन्मजात होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता कि यह अनुभव और सीखने के माध्यम से धीरे-धीरे विकसित होता है। ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। तर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? भावनाओं को व्यक्त करना, की जानकारी को व्यवस्थित करना और निष्कर्ष निकालना, यादों को संग्रहित करना, की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों जानकारी को व्यवस्थित करना और निष्कर्ष निकालना। 1 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पहले 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 अति लघुत्तरी। एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर अति लघुत्तरी टाइप के भी क्वेश्चन दिया करिए। एक बात याद रखिए, जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए ये 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसमें ये पूछा जाता है कि तर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसको आप बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन जब ये 4 विकल्प आप देखते हैं ना, इसमें से आप कंफ्यूजन में आते हैं। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्पीय टाइप के, वो ज्यादा हार्ड होता है कंपेयर टू अति लघुत्तरी या लघुत्तरी। ठीक है ना, तो पहले 30 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आता है 11वां चैप्टर चिंतन। 31 से लेकर 240 नंबर तक आपके क्वेश्चन पेपर में लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आज हम हर एक क्वेश्चन में एक ही नंबर देंगे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल हो सकता है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, केवल जानकारी एकत्रित करना, की समस्या की पहचान करना, जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और समाधान खोजना। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। 1 नंबर दीजिए। तर्क का अर्थ मीनिंग ऑफ रीजनिंग, तर्क क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंचना, बिल्कुल गलत आंसर। तथ्यों, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास का एक जैविक आधार क्या है, आपको यहाँ पर यह बताना है। ठीक है, सामाजिक संपर्क, आनुवांशिकता, शिक्षा, संस्कृति। सही आंसर होगा आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से मतलब कौन सा कारक बाल विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। पौष्टिक भोजन, सुरक्षित और उत्तेजक वातावरण, गरीबी और दुर्व्यवहार, सकारात्मक सामाजिक संबंध। बताइए। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों गरीबी और दुर्व्यवहार। अगला क्वेश्चन चैप्टर मतलब वातावरण से आएगा। पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार, संबंध। बच्चे के विकास में परिवार की मतलब भूमिका कैसी होती है, नगण्य होती है, प्राथमिक और महत्वपूर्ण है, केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है, कि केवल अनुशासन बनाए रखना होता है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे तभी देखिए समझ में आएगा सब। तो सही आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक और महत्वपूर्ण। 1 नंबर दीजिए, नंबरिंग चलते रहना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। केवल अकादमिक प्रदर्शन को, कि सामाजिक कौशल, ज्ञान और मूल्यों को, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता, कि बच्चे की रचनात्मकता को कम करता है। बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों सामाजिक कौशल, ज्ञान और मूल्यों को आकार देता है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार माध्यमों जैसे टीवी, इंटरनेट का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा सकारात्मक, कि नकारात्मक भी होता है, कि दोनों होता है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। सामग्री और उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। 1 नंबर दीजिए। अधिगम, अब लर्निंग सीखेंगे। अधिगम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, कि अनुभव, अभ्यास या निर्देश के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर दीजिए। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में से एक तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या बताता है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभ्यास से सीखना बेहतर होता है, कि परिणाम से सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, कि जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो उसे सीखना अधिक प्रभावी होता है, कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। सही आंसर आपका ग विकल्प होगा। 1 नंबर देना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत व कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिकता का उपयोगिता। देखिए क्वेश्चन ये बनता है, व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम कैसा होता है। बताइए।
अंतर्दृष्टि के माध्यम से, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के साहचर्य के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। सही आंसर होगा ग विकल्प, 1 नंबर देना। दोस्तों यहाँ पर पहले 40 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग रुकेंगे नहीं आज। देखिए नॉर्मल आपके पेपर में 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी अब हम लोग को चलना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांत व कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिकता का उपयोग। देखिए पहले 40 नंबर के क्वेश्चन हुए, आज हमने बोला हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 नंबर ही लेंगे हम लोग, ठीक है, और देखेंगे सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग अधिगम की किस प्रक्रिया पर जोर देता है? आपको ये बताना है। अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, साहचर्य या अवलोकन। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा साहचर्य। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। कक्षा शिक्षण में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हो सकता है? छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाना नहीं, सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करना एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं, रचनावाद, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के वक्र लर्निंग कर्व्स, सीखने के वक्र में पठार क्या दर्शाता है? आपको ये बताना है। सीखने की गति में तीव्र वृद्धि नहीं, सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता या कोई सुधार नहीं, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नकारात्मक त्वरण वक्र क्या इंगित करता है? ठीक है, आपको ये बताना है। सीखने की गति समय के साथ बढ़ती है? नहीं। सीखने की गति शुरुआत में तेज होती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा अर्थ एवं इसका महत्व। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? केवल लक्ष्य निर्धारित करना नहीं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजना, दिशा और दृढ़ता, ये करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर दीजिए। यहाँ पर भी नंबरिंग देते चलिएगा भाई, ठीक है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तभी तो आप लोग बाद में नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे कितने नंबर आपके बन रहे। 47 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण क्या है? आपको ये बताना है। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना नहीं, प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना नहीं, किसी कार्य में आनंद और संतुष्टि महसूस करना, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 नंबर दीजिए। अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व क्या होता है? ये आपको बताना है। यह सीखने की प्रक्रिया को धीमे कर देती है? नहीं। यह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है और प्रयास जारी रखने में मदद करती है। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से आपका। ध्यान मतलब अटेंशन। ध्यान क्या होता है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। सभी उत्तेजनाओं पर एक साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं, चयनात्मक रूप से कुछ उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को अनदेखा करने में की मानसिक प्रक्रिया। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर दीजिए। ध्यान को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक क्या हो सकता है? आपको यहाँ पर ये बताना है। शोरगुल वाला वातावरण, विषय की नवीनता, रुचि या दृश्य उत्तेजना। रुचि मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर देना। अब रुचि क्या होती है आपको ये बताना। रुचि का क्या अर्थ होता है? इंटरेस्ट का। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना का झुकाव, बताइए। या किसी कार्य को मजबूरी में करना नहीं, उदासीनता की स्थिति नहीं, हर चीज में समान रूप से शामिल होना नहीं। पहला वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शिक्षा में रुचि का महत्व क्या है? आपको ये बताना है। यह सीखने की प्रक्रिया को नीरस बना देती है? नहीं। यह छात्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करने और सीखने में अधिक संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। जी हाँ, ये इंटरेस्ट है आपका। 1 नंबर दीजिए। यहाँ पे नंबरिंग देते जाइएगा अपने आप को, ठीक है। स्मृति, मेमोरी क्या है? स्मृति का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बताइए। समस्या को हल करना? नहीं। जानकारी को संसाधित करना, संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना। जी हाँ, बिल्कुल। 1 नंबर दीजिए। अल्पकालिक स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता लगभग कितनी होती है? असीमित होती है कि 7 प्लस ये टुकड़े की जानकारी, या सैकड़े टुकड़े की जानकारी, या केवल 1 या 2 टुकड़े? तो 200 का विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विस्मरण का क्या अर्थ होता है? विस्मरण जानकारी को सफलतापूर्वक याद करने की क्षमता, ठीक है, या पहले सीखी गई जानकारी को याद करने या पुनः प्राप्त करने में विफलता, ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, शिक्षा और बाल विकास के संदर्भ में सांख्यिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको यह बताना है।
केवल जटिल गणनाओं करने के लिए नहीं, डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए, बस ये सही आंसर होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या होता है? ठीक है, मानसिक विचलन, सहसंबंध, माध्य या आवृत्ति। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा माध्य या मीन। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मापता है? आपको ये बताना है। डेटा का औसत मूल्य, डेटा का फैला हुआ या परिवर्तनशीलता, दो चर के संबंध की शक्ति, या डेटा में सबसे अधिक बार आने वाला मान। सही आंसर होगा डेटा का फैला हुआ या परिवर्तनशीलता। नंबरिंग देखिए दोस्तों, देना भूल जा रहे हैं, नंबरिंग देते चलिएगा अपने आप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सहसंबंध गुणांक को रिलेशन कोफिशिएंट का मान किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच में, कि प्लस -1 से 0, कि -1 से +1, कि 0 से अनंत। सही आंसर होगा -1 से +1। सांख्यिकी निष्कर्षों की व्याख्या करते समय सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि सांख्यिकी हमेशा पूर्ण सत्य बताती है? नहीं। क्योंकि सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण नहीं होता है। क्योंकि सभी नमूने जनसंख्या की पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करते नहीं। क्योंकि सांख्यिकी विश्लेषण व्यक्ति पूरक होता है? नहीं। सही आंसर होगा हमारा ख विकल्प। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 1 नंबर और अपने आप को दिया। टोटल दोस्तों आज हमने कितने क्वेश्चन देखे? 60 क्वेश्चन। अब 60 में से दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आप लोग बताइएगा। अगर 25 प्लस बन रहे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।